हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बच्चे हम डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स के लिए जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके तहत जो आपका नया सब्जेक्ट है वीएसी यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इस बुक में से आपकी जो सेकेंड यूनिट है इसको पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ये कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है। इसमें मैं आपको सेकेंड यूनिट बताऊंगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पे है, जिसमें हम जस्टिस यानी न्याय के बारे में पढ़ेंगे, लिबर्टी यानी कि हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेलिटी यानी कि समानता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्रेटर्निटी जो है हमारा भाईचारा वगैरह, भ्रातृत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो एसओएल के लिए, डीयू रेगुलर, एनसी वेब और इसके अलावा पूरी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे ये सब्जेक्ट ऐड हुआ है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्याय। न्याय का मतलब, तो न्याय की जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको समझेंगे कि न्याय जो है कौन से वर्ड से निकला है, कौन से शब्द से निकला है और कैसे बना है, ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स जो है उसको पढ़ने वाले हम। तो देखिए, एक शाब्दिक रूप में जस्टिस को अगर हम देखें तो जस्टिस जो है वो लैटिन भाषा का जस शब्द जो है इससे बना है। यानी लैटिन भाषा में एक शब्द होता था जस, जिसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था बंधना या फिर बांधना। इससे बना है जस्टिस, ठीक है, जिसको हम न्याय के रूप में पढ़। इस प्रकार न्याय से तात्पर्य हो जाएगा, इसका न्याय का अर्थ हो जाएगा कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें परस्पर संबंधों से बंधे रहते हैं। यानी हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं जिसमें हम परस्पर किसी ना किसी संबंध में बंधे रहते हैं। इसी को एक तरह से जस्टिस यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। साधारण अर्थों में अगर हम समझें इसको तो इसका मतलब होता है कि न्याय उस अवस्था को कहेंगे, उस कंडीशन को कहेंगे जिसमें एक बेहतरीन व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य यानी कि पूरा बैलेंस हो, सामाजिक संबंध में और व्यक्तिगत संबंध में बैलेंस हो, निष्पक्षता हो, ठीक है, कोई भी भेदभाव किसी तरह का नहीं होना चाहिए या दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, स्वार्थहीनता हो, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, तर्क संगतता हो। अगर ये चीजें हैं तो हम कहेंगे कि न्याय है, अगर ये नहीं है तो न्याय नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब प्लेटो कहते हैं कि न्याय जो है वो मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्रकृति की मांग है। देखिए, हर व्यक्ति का जो नेचर है, स्वभाव है, वो अलग होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों को न्याय चाहिए होता है। सभी व्यक्ति न्याय की क्या करते हैं, न्याय की आकांक्षा रखते हैं कि उनका जो समाज है, उनकी जो सरकार है वो उनको न्याय प्रदान करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, न्याय की कुछ डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने न्याय को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है, तो सभी की परिभाषा आपको अलग दिखेगी। यहाँ पे मैं बहुत आसान आसान सी परिभाषा जो थी वो लेकर आया हूँ, तो आपको समझना है। तो सबसे पहले एक विद्वान है जिनका नाम है सिफालस। सिफालस क्या कहते हैं, थोड़ा ये समझिए। सिफालस के अनुसार ये कहते हैं कि सत्य बोलना और कर्ज चुकाना ही न्याय है। यानी इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है और अपना कर्ज चुकाता है तो वो क्या हो जाएगा, न्याय हो जाए। राफेल कहते हैं कि न्याय एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी अवस्था का नाम है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि एक ऐसी अवस्था जहां पे लोगों के अधिकारों की रक्षा हो तो उस अवस्था को हम न्याय कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए, एक विद्वान है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये क्या कहते हैं, ये समझिए। ये कहते हैं कि न्याय उस नैतिक मूल्य का नाम है जो स्पष्ट रूप से लोक कल्याण से संबंधित, ठीक है। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो देखिए, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी ना करे, तो यही न्याय है। सालमंड कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसका हक मिलना चाहिए, ठीक है, अगर उसको उसका हक मिलेगा तो यह न्याय है। पॉलीमार्कस कहते हैं कि दुश्मन के साथ दुश्मनी और दोस्त के साथ दोस्ती, ठीक है, यानी कि शत्रु के साथ शत्रुता, मित्र के साथ मित्रता रखना ही न्याय है। यानी सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार न्याय को परिभाषित किया है। तो आप इनमें से कोई भी दो तीन परिभाषा जो आपको आसान लगे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, न्याय का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को वह सब कुछ देना जो उसका हक है। यानी अगर व्यक्ति का कुछ हक है और वो उसको प्रदान किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे न्याय। सजा अथवा क्षतिपूर्ति द्वारा गलतियों को ठीक करना भी न्याय है। जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है,
वो कोई क्राइम कर देता है, तो ऐसे में क्या करेगा, जो हमारा कानून है, जो हमारा लॉ है, वो उसको उस क्राइम के लिए सजा देगा। अगर वो सजा दे, क्योंकि क्राइम करा है, मान लो एक्स व्यक्ति ने किसी के साथ मारपीट करी होगी, किसी की हत्या की होगी या कुछ भी क्राइम किया होगा, तो अगर उस, मान लो इसने एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया, मारपीट की, यानी एक तरह से ये अपराध है, और इस अपराध के लिए कानून क्या कर देगा, उसको सजा देगा। तो ऐसे में जब उसे सजा मिलेगी तो वाई को क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिक न्याय मिलेगा। मान लो उसको सजा नहीं मिलती है तो उसको न्याय नहीं मिलता है, तो यानी सजा देकर या क्षतिपूर्ति करके, मुआवजा देकर, ठीक है, गलतियों को ठीक करना ही न्याय है। तो ये दोनों तरीके आप बता सकते हो, ठीक है, पेपर में। अब बात करेंगे हम न्याय के 3 प्रकार, जो कि संविधान के अकॉर्डिंग है और आपके सिलेबस में है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सामाजिक न्याय को, फिर आर्थिक न्याय को, और फिर राजनीतिक न्याय को, ठीक है। तो चलिए सामाजिक न्याय देखते हैं। सामाजिक न्याय जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों का साथ समान व्यवहार करने को दर्शाता है। यानी मान लीजिए समाज में अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहां पे सामाजिक न्याय है, ठीक है। समाज में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए, यानी विशेष अधिकार नहीं प्रदान करने चाहिए, लेकिन जो पिछड़े वर्ग है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर महिलाएं, इनके इनके सुधार के लिए प्रावधान जरूर होने चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि न्याय है। तो इसी को हम सामाजिक न्याय के रूप में दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक अवसर प्रदान करना, यानी आर्थिक समानता होनी चाहिए, ठीक है, आर्थिक समानता। आर्थिक विकलांगता जो है उसको दूर करना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि सभी लोगों को रोजगार के समान अवसर देना, ठीक है, सभी को व्यापार करने के पूरे अवसर देना, सभी के साथ आर्थिक रूप से समान व्यवहार करना। इसे हम कहीं ना कहीं आर्थिक न्याय के रूप में देखें। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज में सभी के बीच आर्थिक समानता होनी चाहिए, व्यक्तियों के बीच उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना। अब यहाँ पे आर्थिक समानता का मतलब आप ये मत सोच लेना, क्योंकि समाज में कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं। अब आर्थिक समानता का मतलब ये मत समझ लेना कि सभी की जो उनकी संपत्ति है वो समान होनी चाहिए, नहीं। आर्थिक समानता का मतलब यहाँ पे ये है कि उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कोई गरीब व्यक्ति है तो ऐसा ना हो कि उसको मतलब किसी रेस्टोरेंट में घुसने ना दिया जाए, अगर वो कहीं जाके खाना खाना चाहता है, उसके पास पैसे हैं मान लीजिए, तो क्या होता है, अक्सर हम उनके कपड़ों वपड़ों को देखकर उनसे उनके साथ लोग क्या करते हैं, भेदभाव कर देते हैं, उनको भगा देते हैं। आपने देखा होगा। तो ऐसा मतलब ऐसा आर्थिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये मतलब है यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि किसी को भी उसकी आर्थिक स्थिति के कारण किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। कोई गरीब व्यक्ति तो ऐसा ना हो कि उसको अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, ठीक है। तो ये आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय, यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। तो राजनीतिक न्याय में क्या होता है कि किसी के पास पूर्वग्रह के बिना राजनीति में संलग्न होने का समान स्वतंत्र और उचित अवसर हो, यानी कि हर व्यक्ति को राजनीतिक नजरिए से, ठीक है, समान स्वतंत्र और उचित अवसर यहाँ पे देने चाहिए, ठीक है। अगर जैसे कि भारत जैसे देश में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि सभी व्यक्ति, कोई भी चाहे तो सबको वोट देने का अधिकार है, जैसे कि ये राजनीतिक अधिकार हो जाता है। चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये भी राजनीतिक अधिकार हो जाता है, ठीक है। यानी ये अधिकार होने चाहिए। तो इसका अर्थ हम आगे ये भी देख सकते हैं कि सभी के पास राजनीतिक जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, यहाँ तक उनकी समान पहुंच हो, सरकारी प्रक्रिया में समान भागीदारी हो, और राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी लोगों को राजनीतिक अवसर में भाग लेने के लिए बिना किसी भेदभाव के पूरे अवसर मिलने चाहिए, पूरे अधिकार होने चाहिए। अगर कोई चाहता है चुनाव लड़ना तो उसको अधिकार होना चाहिए। कोई चुनाव में ठीक है, हार जीत वो बात की बात है, लेकिन अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, कोई मतदान करना चाहता है, तो सभी तरह से उसको पूरे अधिकार मिलने चाहिए। इसके बाद है इक्वेलिटी, यानी कि समानता। तो देखिए भारतीय संविधान, आपको पता है जो हमारा संविधान का जो भाग 3 है उसमें हमें मौलिक अधिकार मिले हुए। और मौलिक अधिकारों में आपने जो अनुच्छेद 14 से 18 में देखा होगा, उसमें समानता का अधिकार देखने को, ठीक है। तो समानता का अधिकार से क्या मतलब है, देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान के से हो, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम समानता कहते हैं। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कानून के समक्ष समानता की, थोड़ा सा हम संविधान में जो समानता से संबंधित जो मौलिक अधिकार वगैरह दिए हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपका आर्टिकल जो 14 है,
ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता यानी कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि सभी को कानूनन रूप से समान माना जाएगा, ठीक है? और विधि के समक्ष यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के कानून के समान संरक्षण उनको हकदार होना चाहिए, यानी उनको कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए सभी को, ठीक है? किसी के साथ कोई कानूनी भेदभाव नहीं होना। आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे कोई किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है वो निषेध है। तो आर्टिकल 15 कहता है कि जो हमारे देश का नागरिक है उसके साथ धर्म या मूल वंश या उसकी जाति या उसके लिंग या जन्म स्थान के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। हमारा संविधान सभी नागरिकों को दुकानों, सार्वजनिक स्थल, कुएं, तालाब, स्नान घर, सड़क इसका प्रयोग करने का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, ठीक है? महिलाओं और बच्चों और जो सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिक है, SC ST हो गए, इन नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार भी देता है, ठीक है? तो ये हमारे संविधान में समानता से संबंधित पॉइंट। इसके बाद आर्टिकल 16 में भी देखिए अवसरों की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी होंगी उसमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है? अस्पृश्यता का अंत जो आर्टिकल 17 है इसमें छुआछूत की समाप्ति कर दी है। ये भी कहीं ना कहीं समानता में भेदभाव के रूप में था, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग थे वो निचली जाति के लोग, जाति में समाज बटा हुआ था तो उनके साथ भेदभाव करते थे, उनको छुआछूत का शिकार होना पड़ता था जो निचली जाति के लोग थे। तो इससे कहीं ना कहीं समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो बिगड़ रहा था। यानी अगर मान लो एक ऊंची जाति होगी, एक निचली जाति होगी, इनके बीच में भेदभाव होगा तो क्या ये समाज में समानता होगा? नहीं होगी। तो ऐसे में आर्टिकल 17 जो है इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, ठीक है, कोई छुआछूत या इस तरीके की चीजें करता है तो उसको क्या करा जाएगा? उसको कठोर सजा दी जाएगी, ठीक है? तो ये भी समानता के लिए किया गया है। आर्टिकल 18 देखिए, ये क्या है कि ये कहता है कि जो अंग्रेजी शासन के दौरान आपको पता है उपाधियां दी जाती थी उसको खत्म कर दिया इसने। उपाधि नहीं मिलेगी, ठीक है? कोई उपाधि नहीं मिलेगी। जो एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में जो उपाधि मिलती है वो तो मिलेगी, लेकिन जो अन्य उपाधियां होती थी जो कभी अंग्रेजी शासन के टाइम पे जो सिस्टम बना हुआ था उस तरीके की उपाधि नहीं दी जाए। एजुकेशन के क्षेत्र में डिग्रियां वगैरह जो उपाधि होती है वो मिलती है, सेना के क्षेत्र में मिलती है, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भारत का नागरिक दूसरे देश से कोई उपाधि लेना चाहे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद अगर परमिशन मिलती है तो वो किसी दूसरे देश की उपाधि या सम्मान ले सकता है। इसके बाद है लिबर्टी, ठीक है? समानता के बाद स्वतंत्रता। तो हमारा जो आर्टिकल 19 से लेके 22 है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है और इसमें हम थोड़ा सा लिबर्टी के बारे में समझते हैं। लिबर्टी जो है अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी में अगर रूपांतरण करें तो इसका मतलब होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। यानी किसी भी प्रकार का अगर आप पे कोई बंधन ना हो, मुक्त हो आप, तो आप अपने आप को आजाद कह सकते हो, स्वतंत्र कह सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य अगर आप करने के लिए आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हो तो आप कह सकते हो कि आपको लिबर्टी है। इसके पीछे कुछ विद्वान है वो इसको परिभाषित करते हैं, जैसे कि पैथिक हेनरी जो है ये कहते हैं मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी इन्होंने स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया है। कहते हैं या तो मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मृत्यु दो। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो फिर मृत्यु लेना ये पसंद कर रहे हैं। यानी कि स्वतंत्रता कितना महत्वपूर्ण है ये बताना चाह रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है ये कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। रिची एक विद्वान है, ये कहते हैं कि जीवन के अधिकार के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण है तो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है? स्वतंत्रता की परिभाषा में कहेंगे स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का न्याय है। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकता है, उसे कोई बंधन कोई दबाव उस पर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये स्वतंत्रता है। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के अर्थ। तो इसको दो अर्थों में समझा जाता है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है स्वतंत्रता के ऊपर, ठीक है? थ्योरी वाली वीडियो। अगर आप डीप जानना चाहते हो तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। हालांकि आपके सिलेबस में बहुत बेसिक चीजें हैं तो यहाँ पे इतना डीप नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे कुछ स्वतंत्रता से संबंधित हमारे जो संविधान के अंदर प्रावधान है उसको डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 19 जो है हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है? आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर, शांतिपूर्ण रूप से आपको इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। सभा बनाने की यानी ग्रुप बनाने की या समूह बनाने की आपको स्वतंत्रता है, सभा करने की आप स्वतंत्रता है, ठीक है? भारत में कहीं भी आप आवागमन कर सकते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने जा सकते हो, आपको पूरी स्वतंत्रता है। भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी आप रहना चाहो तो आप रह सकते हो, तो आपको इसकी स्वतंत्रता है।
भारत में जो आजीविका, जो रोजगार है, उसकी स्वतंत्रता है। आप कोई भी रोजगार अपना सकते हो, ठीक है? कोई भी व्यापार कर सकते हो, बस ये चीज़ें ध्यान रखना वो इल्लीगल, गैर कानूनी ना हो। कहीं आप कुछ इल्लीगल काम करने लगो और बोलो कि भाई हमें तो संविधान स्वतंत्रता देता है, तो ये तो गलत बात है, ठीक है? तो आर्टिकल 19 जो है हमें कुछ स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 20 देखिए, ये अपराध के दोष सिद्धि की स्वतंत्रता देते हैं। मान लो कोई अपराध है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो उसको वर्तमान कानून के तहत ही सजा मिलेगी। यानी मान लो 2022 में किसी ने कोई अपराध करा, तो 2022 में कोई जो कानून होगा उसके अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। एक जुर्म की, यानी एक क्राइम की एक ही सजा मिलेगी, ये हमारा संविधान अधिकार देता है। अपने विरुद्ध कोई उस पे गवाही का दबाव नहीं बना सकता, ठीक है? ये भी अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 में हमें जीवन का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी में 21 ए जोड़ा गया है, 86 जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें फिर 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी इसमें डाल दिया गया था। तो ये सब स्वतंत्रता से संबंधित ही हैं। आर्टिकल 22 देख लो, गिरफ्तारी का संरक्षण। मान लो किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करने पुलिस आ जाती है, तो उसके पास कुछ अधिकार है, कुछ उसे स्वतंत्रता है। जैसे कि वो पूछ सकता है कि भाई कारण बताइए कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। फिर उसको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना जरूरी है। और कानूनी सलाह लेने का अधिकार, ठीक है, ये उसको अधिकार है। यानी ये सब एक तरह से स्वतंत्रता से संबंधित ही प्रावधान है, ठीक है? उसको कानूनी सलाह लेने की स्वतंत्रता है। वो अपने अकॉर्डिंग जो उसको सही लगता है वो वकील चुन सकता है अपने लिए, कानूनी सलाह लेता है, ये सब चीजों का उसको स्वतंत्रता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये लिबर्टी वाला जो टॉपिक है खत्म हो जाता है। इसमें थॉट्स, यानी हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अपना बिलीव, जो भी हमें विश्वास है, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है? अपने वर्शिप, अपनी पूजा पाठ जो भी हमें करना है उसे कर सकते हैं। तो हमें पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है हमारा भाईचारा, फ्रेटर्निटी। तो इसमें देखिए, किसी भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में उस देश के नागरिकों के बीच में भाईचारा होना जरूरी है। मान लो अगर किसी देश में व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हो, आपस में झगड़ा करते हो, उनके बीच में भाईचारा ना हो, तो क्या उस देश की एकता अखंडता बनी रहेगी? कभी नहीं। वो देश टूट सकता है, टुकड़ों में बढ़ सकता है, कोई पड़ोसी देश उन पर कब्जा कर सकता है, ठीक है? लेकिन अगर देश के नागरिकों के बीच में एकता है, तो कहीं ना कहीं वो उस देश को मजबूत बना। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारा जो है महत्वपूर्ण है। भीमराव अंबेडकर जी है, वो कहते हैं कि भाईचारा जो है वो सभी भारतीयों के बीच में सामान्य भाईचारे और भाईचारे की भावना है, ठीक है? भाईचारे के बिना समानता, स्वतंत्रता की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम। ये तो बात की बात है, भाईचारा होना जरूरी है। भारतीय संविधान के नियम और विनियम के अनुसार प्रस्तावना में भ्रातृत्व की बातें की गई है। इसमें भ्रातृत्व का मतलब भी भाईचारा, एकता, अखंडता से होता है, ठीक है? इसमें दो बातें कही गई है, जैसे मानवीय गरिमा और राष्ट्रीय अखंडता, यानी राष्ट्र को मजबूत बनाए रखना, उसके टुकड़े होने से बचाना। और मानवीय गरिमा यानी कि मानव, हर मानव की एक गरिमा होती है, हर मानव एक सम्मान चाहता है। ये चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ, चलिए आगे आप और समझिए थोड़ा। बंधुत्व का अर्थ, बंधुत्व आप वर्ड कई बार पढ़ते हैं। बंधुत्व का अर्थ होता है कि सभी नागरिकों को एक ही परिवार के सदस्यों की तरह कार्य करना चाहिए। किसी भी नागरिक के साथ अनादर यानी गलत व्यवहार बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो दुनिया की आकांक्षा, दुनिया से यही आकांक्षा रखी जाती है कि सभी समान हो और सबके साथ समान समान अधिकार किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। अब बात करेंगे भारतीय दृष्टिकोण से, यानी भारत के नजरिए से भाईचारे को समझ। तो जो हमारा संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जो है वो 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में जोड़ा गया, ठीक है? व्यक्ति की गरिमा, ये आपके टॉपिक आपके सिलेबस में है, जो मैं अभी गरिमा यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, याद रखिए, मानवीय गरिमा। तो अब इसको थोड़ा डीप डिस्कस करते हैं। गरिमा जो होता है वो एक व्यक्ति का अधिकार है। हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको महत्व मिले, यानी उसको वैल्यू मिले, ठीक है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका समाज में सम्मान हो। कोई भी ये थोड़ी चाहेगा कि उसकी वैल्यू ना हो, उसकी समाज में इज्जत ना हो। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, वैल्यू चाहता है। तो ये एक तरह से ये उसकी गरिमा से जुड़ा हुआ है, ठीक है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ अच्छा और नैतिक व्यवहार किया जाए, ठीक है? हर व्यक्ति ये मानता है कि वो अपने आप में पवित्र है, उसका समाज में एक स्टेटस है, एक रुतबा है, ठीक है? उसकी एक इज्जत है समाज में। ये उसकी गरिमा के साथ जोड़ के देख, ठीक है? ये नैतिकता कानून और राजनीति में अंतर्निहित होता है और इस शब्द का प्रयोग व्यक्तिगत आचरण का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। गरिमा के साथ व्यवहार करना, ठीक है? आगे देखिए, भाईचारा तब तक मौजूद नहीं हो सकता
जब तक हर व्यक्ति की गरिमा संरक्षित, सम्मानित ना हो, जब तक हम हर व्यक्ति को वैल्यू नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, समाज में उसकी इज्जत नहीं होगी, उसको ये नहीं फील होगा कि समाज में मतलब उसको अगर उसको महत्व नहीं दिया जाता, अगर उसको ये चीजें फील हो रही है कि समाज में उसको महत्व नहीं दिया जा रहा, उसकी गरिमा संरक्षित नहीं है, तो भाईचारा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम उसको वैल्यू दिलवाते हैं, उसको महत्व देते हैं और उसको फील कराते हैं कि भाई समाज में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसका समाज में एक रुतबा, एक स्टेटस है, तब वो भाईचारे की तरफ जुड़ेगा। ठीक है, तो गरिमा बहुत ज्यादा संरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम न्यायोचित अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जो है, यह राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों पहलुओं में समाहित है। यानी जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, राष्ट्रीय एकता का मतलब यहाँ पे है पूरे देश में सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हों, उनके बीच में एकता हो। आप देखते हो अक्सर क्या होता है कि जो जातियां होती हैं, एक जाति की अपनी जाति के साथ तो बहुत एकता होती है, लेकिन दूसरी जातियों के साथ एकता नहीं होती। तो ये चीजें क्या है, कहीं ना कहीं देश की जो अखंडता है उसके लिए खतरा बन जाती है, इससे देश के टुकड़े होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता के मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय दोनों पहलुओं में राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द जो है वो समाहित होते हैं। भारत का जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जो है वो भी क्या कहता है, समझिए। संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो ये कहता है कि राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, यानी भारत जो देश है वो राज्यों का संघ है। इसका मतलब ये है कि राज्यों के पास संघ से अलग होने की कोई शक्ति नहीं है, यानी जो केंद्र है, केंद्र से राज्य अलग नहीं हो सकते, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एकता को प्रदर्शित करती है। भारतीय संघ की अविनाशिता पर बल दिया गया है, इसीलिए भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता आपको मैंने कल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि आप पूरे भारत में किसी भी राज्य में रहते, चाहे आप बिहार में रहते हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, चाहे आप दक्षिण के केरला में रहते हो, आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, किसी भी राज्य के निवासी हो, किसी भी राज्य के नागरिक हो, आपकी जो नागरिकता है वो एकल रहेगी, यानी सिंगल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। आप क्या कहलाओगे, आप इंडियन कहलाओगे, ये हमारी नागरिकता क्या होगी, इंडियन। ये क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि देश में एकता अखंडता बनी रहे। हर देश का व्यक्ति, पूरे देश में किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति है, वो अपने आप को फील करे मैं इंडियन हूं, मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं एकता की भावना जगेगी। समझ में आ रहा है, आगे देखिए। समग्र रूप से बंधुत्व का लक्ष्य सामाजिक बाधाओं, जैसे कि आप देखते हो जाति, वर्ग, रंग, धर्म आदि, हमारे देश में कितना सारा भेदभाव होता है, जाति को लेकर, वर्ग को लेकर, रंग को लेकर, धर्म को लेकर। जब तक ये भेदभाव रहेगा तब तक बंधुत्व बंधुत्व की भावना कभी नहीं आ पाएगी। अगर बंधुत्व की भावना आ गई, हम ये सोचने लगे कि हम सब एक हैं, हम सब ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, इस तरीके से हम समझने लग जाते हैं, सभी के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे, तभी ये भेदभाव जो है इसको तोड़ सकेंगे। ठीक है, भेदभाव वाली भावना को हम तोड़ सकेंगे, तभी बंधुत्व वाला लक्ष्य जो है वो हमको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है भाईचारे पर जोर देने वाले कुछ संवैधानिक प्रावधान। कुछ संविधान के भी ऐसे प्रावधान है जो भाईचारे पे जोर देते हैं। ठीक है, अब देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता दोनों के लिए बंधुत्व आवश्यक है। यानी हमारे अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम सब एक है। हमें ये ना देखें कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम इस धर्म के, उस धर्म के। जब तक हम ये चीजें सोचेंगे तब तक हमारे बीच में बंधुत्व की भावना नहीं आएगी। जब हम ये चीजें भेदभाव भूल जाएंगे, हम ये सोचेंगे कि हम सब भारतीय हैं। ठीक है, चाहे हम दिल्ली से रहने वाले हों, चाहे हम पंजाब से रहने वाले हों, जब हम सब ये सोच लेंगे कि हम भारतीय हैं, तब हमारे अंदर बंधुत्व की भावना आएगी, और जब बंधुत्व की भावना आएगी तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए। ये कहते हैं एक ही चीज मानना चाहिए। अगर हम इसको अलग करेंगे एक दूसरे से तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं होगा। ठीक है, लोकतंत्र के लिए एक तरह से ये बेकार चीज होगी। इसके बाद देखो 42वां संविधान संशोधन जो था, इसमें भी आदर्शों को व्यवहारिक रूप दिया गया। जो आदर्श की बात होती थी उसको व्यवहारिक, यानी उसको पटल पे, जमीनी स्तर पे लागू करने का प्रयास किया गया। आर्टिकल जो हमारा 51A है, इसका जो ई भाग है, इसके अनुसार सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम भाईचारे को बढ़ावा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। लगभग लगभग आसान सा ही चैप्टर है, कुछ वर्डिंग ऐसी है जो आपको टफ लग सकती है, तो उसके लिए आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें। ना समझ में आए अगर आपको कोई चीज, तो आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन आप जब तक समझ ना पाओ तब तक वीडियो को देखते रहो,
अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को जय हिंद, जय भारत।